दोस्तों, ये आज से 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों खालिद और सैफ मेडिकल के तालिबे इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट, कल से जो 2 छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं, इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में उन 2 छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर खालिद और सैफ को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी, हड्डियों के नाम और साख्त वाज़े नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक खालिद बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आए तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। सैफ ने कहा, अरे हाँ भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फ़ोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे जा हुए हैं, इससे बात नहीं बन सकती है। खालिद ने जवाब देते हुए कहा, अरे मुस्तकबिल के डॉक्टर सैफ साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक ही है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आएंगे और हमारे टीचर डॉक्टर एजाज साहब हम पर सख्त नाराज़ होते हैं। खालिद की तकरीर सुनने के बाद सैफ भी उसकी बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो उनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में चंद मिनट बाद सैफ ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर खालिद साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाज़ार में तो फ़रोख्त होती नहीं, तो मेरे दोस्त ये आएगी कहाँ से? खालिद बोला, भाई इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है उसके गवर्नर गोरगन से रब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ़ भी है। ये मैं कल छुट्टी के दिन कर लूँगा, कल शाम को मिलूँगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को सैफ और खालिद अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुँचे, जहाँ का गोरकन खालिद का वाकिफ़ था और जान पहचान था। थोड़ा बहुत गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब खालिद के दस्तक देने पर उसने दरवाज़ा खोला तो खालिद को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैरियत तो है खालिद बाबू, आज कैसे आना हुआ? कहीं कोई फौतगी तो नहीं हो गई है? खालिद ने उसकी बात का काटते हुए कहा, नहीं नहीं सलाहुद्दीन साहब, हमारे यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई है और हम सब खैरियत से हैं। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था कि हम यहाँ ही खड़े रहेंगे। अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाइए। आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरे बीवी बच्चे के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ उन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई बैठे तो गोरकन उनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर से अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में पकड़ी टिरे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल प्लेट में थी और 3 गिलास उनको नज़र आए। बोतल पीने और थोड़ा सा नाश्ते से फारिग होकर खालिद अपने मतलूब की बात पर आ गया। पहले उसने सैफ का तारुफ कराया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया।
जब उसने गोरकन से कहा हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर उन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त खालिद ने 500 रुपये का नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब खालिद ने उसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी का दरकार है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर इसकी मज़ीद कुछ कीमत भी देनी होगी। खालिद ने मज़ीद 500 रुपये गोरकन को दे दिए, तो उसने उनको रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले आए। घर आके सैफ ने खालिद को कहा, खालिद मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ही ना चिमट जाए। तो खालिद हंसता हुआ बोला, अबे डरपोक, मैं तो रोज़ रात को कब्रिस्तान जाता हूँ, क्या मैं कफन चोर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब खालिद ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाज़त मांगी कि उनका एक दोस्त बाइक से गिरकर ज़ख्मी हो गया है और वो उसे अस्पताल देखने जा रहा है, साथ सैफ भी होगा। अगरचे अब्बा जान ने उसको इजाज़त दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के नुमाए ज़ाहिर तौर पर देखे जा सकते थे। खैर साहब, वो घर से निकला तो हल्के हल्के बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। सैफ को साथ लेकर वो जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े, तो मौसम हल्की हल्की हवा चलने और बिजली चमकने से मज़ीद पुरस्कार हो गया। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खोदने वाली कुदाल और एक टार्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी, तो एक लम्हे के लिए उनको कब्रों की तवील कतार नज़र आई। तब उन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिसमें खौफ की लहर दौड़ने लगी। सैफ ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चले जाएं, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नज़र आ रहे थे, वरना उनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हो। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र किसी वकार साहब की है और मैंने देखा है कि इसकी देखभाल को भी बहुत कम लोग आते हैं। इसके वारिस तो मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। यह कहकर वो अपना बेलचा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। खालिद बाबू, गोरकन ने हिदायत देते हुए कहा, आप ये टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर उधर रोशनी ना करना। सैफ एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्र देख रहा था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था, मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी। पत्थर की सिल उसने ज़रा सी खिसकाकर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। अब तो टार्च पकड़े खालिद का दिल भी नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टार्च की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत उसकी भी नहीं हो रही थी। उसने वक्त का काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, सलाहुद्दीन तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेंगे? हमारे बच्चे का, हमारे तो बाप दादा का ये ही काम है जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर सैफ खालिद भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से
का काला थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी उसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र तो बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी फिर से कब्र पर डाली और हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहब जी अपनी मतलूबा चीज़। खालिद अब उस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके उसने थैला जैसे ही पकड़ा तो उसको लगा जैसे उसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो उसके कंधों के ऊपर थी उसमें गर्मी सी भी भर गई। गर्मी लगने का यह सिलसिला जल्द ही ख़त्म भी हो गया, मगर उन दोनों के दिल में अब भी घबराहट सी महसूस हो रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर उसने उसको बाकी 500 रुपये पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटकाया। जब वो सैफ के घर के पास आए तो सैफ उतर गया। तब खालिद ने खोपड़ी सैफ को पकड़ा दी। पहले तो सैफ डरता रहा, मगर जब खालिद ने उससे कहा, अरे सैफ भाई तुम्हारे पास तो लॉक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रख कर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक ख़राब है तो इसको घर का कोई भी फर्द देख सकता है। सैफ ये सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगा दिया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक उसको ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को ज़मीन से उठाते हुए नज़र आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्दी ही उसे मालूम हो गया कि उसका भतीजा सहन से अंदर बरामदे में दाखिल हुआ रहा था, लेकिन इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूटकर आग लगा, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई। तो तुरंत फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं। मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवाई दी गई थी इसमें सुकून की दवाई शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो सैफ खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया। बच्चा बच गया है। कमरे में आकर उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि खालिद उसने चूँकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है इसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का? और उसने सोचा जो हम लोग खोपड़ी लेकर के आए हैं कब्रिस्तान से, तो ये जो हम लोग खोपड़ी लाए हैं क्या उस खोपड़ी का इंतकाम है जो मेरे भतीजे को चोट लगी है? ये सोचते ही वो डरने लगा और खौफ के मारे उसके पसीने छूटने लगे। और उसने सोचा अगर ये खोपड़ी की वजह से सारा तूफ़ान मचा है तो फिर वो खोपड़ी तो मेरे पास रखी हुई है, पता नहीं मेरे घर वालों का क्या अंजाम हो। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर खालिद का फ़ोन आया और उसका मोबाइल बजने लगा। इतने में वो बहुत ही डर गया और खौफ के मारे उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो आफत हो रही है सैफ के घर में, क्या ये लोग ये खोपड़ी लेकर के आए हैं, क्या उसी के मारे ये हो रही है आफत? और अगर ये आफत उसी खोपड़ी के वजह से हो रही है तो क्या सैफ वाले इससे भी ज़्यादा परेशान होंगे, या फिर सैफ के घर में अभी कोई और क़यामत आने वाली है? ये सारी बातें जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। मज़ीद इसी तरह की खौफनाक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।